वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्लेन में जो है ना उससे आगे। तो हम बात करते हैं जो है ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स, मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 कहां से चाहिए? x1 y1 z1 से। अबाउट द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ठीक है। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए? fp मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट भी हमें चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड क्या चाहिए हमें? इमेज पॉइंट भी चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट्स, ठीक है। इमेज पॉइंट दोनों हमें चाहिए। क्या चाहिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी चाहिए और इमेज पॉइंट भी हमें चाहिए, ठीक है। इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट, ठीक है, ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 से, ठीक है, अबाउट द प्लेन, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। अब समझ लीजिए यहां पे एक पॉइंट है x1 y1 z1। कौन सी पॉइंट है? x1 y1 z1, ठीक है। इस पॉइंट से इस प्लेन पे, ये प्लेन है, इस प्लेन का जो है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका मतलब हमें x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू चाहिए। और यदि इसी का इमेज पॉइंट IP का कोऑर्डिनेट यदि हमें चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यहां पे x का x डैश, y का y डैश और z का क्या चाहिए हमें? z डैश चाहिए, ठीक है। इसका इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां से यदि हम fp का कोऑर्डिनेट सॉल्व करना चाहे, fp का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z, ये है fp का कोऑर्डिनेट। अब हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो हम यहां से रखेंगे x माइनस x1 है जहां जिस पॉइंट से हमें चाहिए, y माइनस y1 है जिस पॉइंट से चाहिए, z माइनस z1, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्शन रेशियो से। जैसे x का डायरेक्शन रेशियो कितना है? a, फिर क्या है? y की b और z की क्या है? c। इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तीनों आपस में क्या होता है? इक्वल होती है। तीनों आपस में क्या होती है? इक्वल। और हम बराबर कर लेते हैं -1 और इस प्लेन को पास करवा देते हैं इस पॉइंट से। इस प्लेन को क्या करते हैं? पास करवा देते हैं। पास यदि करवा दे तो x बदल जाएगा x1 से, x क्या हो जाएगा? x1, y हो जाएगी y1 और z हो जाएगी, बोलो, z1। ये हो जाएगी। x बदल जाएगा x1 से, y बदल जाएगी y1 से, z बदल जाएगा z1 से। तो यहां पे हो जाएगा ax1, ठीक है, by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय होता है जो इसका डायरेक्शन रेशियो है abc। इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां से यदि हम मान लो फर्स्ट को और लास्ट को सॉल्व करें तो x की वैल्यू मिलेगी, सेकेंड को और लास्ट को सॉल्व करेंगे y की वैल्यू मिलेगी, थर्ड को और लास्ट को सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू मिलेगी। तो हम तीन इक्वेशन सॉल्व करना है, फर्स्ट लास्ट को, सेकेंड लास्ट को, थर्ड लास्ट को, तीनों को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वही हमें क्या जो है ना पता चल जाएगा, क्या ज्ञात हो जाएगी? कोऑर्डिनेट ऑफ fp का कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट? fp का कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद है IP का कोऑर्डिनेट। तो IP में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने क्या रखा है? -1। यहाँ पे बस हमें -2 रखनी है। क्यों रखते हैं समझ लो। देखो ये पॉइंट जो है नीचे की ओर आ रही है, जब भी नीचे की ओर आती है तो क्या होता है? बोलो, नीचे की ओर जब भी आएगी तो क्या होगा? माइनस, क्योंकि y की वैल्यू है क्या होगी? कम। y की वैल्यू क्या होगी? कम। तो ये कितना कम आ रहा है? तो देखो ये एक पार्ट, इसका इमेज क्या होगा? जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा? नीचे। इसका मतलब एक पार्ट ये कम होगा तो यहाँ fp पे आएगा, फिर दूसरा पार्ट यदि कम होगा तब IP पे आएगा। इसका मतलब एक पार्ट के लिए -1 और दो पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? -2। दो पार्ट के लिए -2। तो कुछ नहीं चेंज करना है। देखो x माइनस x1 बाई a इसमें भी लिखे हुए थे, y माइनस y1 बाई b इसमें भी लिखे हुए थे, z डैश माइनस z1 बाई c इसमें भी लिखे हुए थे। यहाँ पे चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या था? x y z, यहाँ पे ले लिया x डैश y डैश z डैश।
ठीक है, क्योंकि जो है दोनों में अंतर समझ में आए कि ये किसका कोऑर्डिनेट है, एफपी का, और ये आईपी का कोऑर्डिनेट है। इसीलिए हमने क्या करा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो है ना, यहां से ये डैश दिखा रही है इमेज पॉइंट को। किसको दिखा रही है, इमेज पॉइंट को। एक्स होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई डैश वाई कोऑर्डिनेट, जेड डैश क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगी। अब यहां से देखो सेम वही कंसेप्ट है। अब यदि मान लीजिए हम पहला को और लास्ट को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, दूसरा को और लास्ट को सॉल्व करेंगे y डैश की वैल्यू मिलेगी, तीसरा को और लास्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, z डैश की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हमें मिल जाएगा x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और z डैश की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। उसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बोलो IP, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या मिल जाएगा हमें, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको कि जो है ना सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि फाइंड जो है ना कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन इमेज पॉइंट ऑफ पॉइंट 1 3 4, मतलब पॉइंट गिवन है 1, 3, 4, ठीक है, अबाउट द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो एक पॉइंट गिवन है 1, 3, 4 और एक प्लेन गिवन है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन के अबाउट में हमें एफपी का कोऑर्डिनेट और आईपी का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, एफपी का कोऑर्डिनेट और आईपी का कोऑर्डिनेट। बताओ यहाँ पे पॉइंट लेट कर लेते हैं कि ए है जो 1, 3, 4 है, 1, 3, 4 है। अब इस प्लेन है यहाँ पे बना देते हैं, ये प्लेन है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस प्लेन में इसका जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब एफपी का कोऑर्डिनेट x, y, z, ठीक है। इसके बाद आईपी का कोऑर्डिनेट चाहिए x डैश, y डैश, z डैश, ये हमें चाहिए। तो करना क्या है तो समझ लो, करना है अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं x माइनस x1, x1 कौन होगा, जो पॉइंट गिवन है, ये होता है x1 y1 z1। क्या होता है, x1 y1 z1। तो यहां पे क्या होगा, x माइनस x1 बाई a होता है प्लेन में x का कोफिशिएंट, प्लेन में x का कोफिशिएंट। फिर होता है y माइनस y1 की वैल्यू 3 बाई क्या होता है, b होता है y का कोफिशिएंट, प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या होता है, y का कोफिशिएंट। फिर होती है z माइनस z1 की वैल्यू कितना, 4, जो पॉइंट गिवन है उसकी z कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय c क्या होता है, c होता है जो है ना प्लेन में z का कोफिशिएंट कितना है, -1। अब यहाँ पे लिखते हैं -1 इंटू ये जो प्लेन है इसको पास करवा देते हैं इस पॉइंट से। तो बोलो x के बदला में क्या हो जाएगा, 3, y के बदला में x के बदला में 1 होगा, y के बदला में 3, z के बदला में 4। इसको पास करवा देंगे तो होगा 1 - 3 - 4 - 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, a स्क्वायर, a की वैल्यू बोलो x का कोफिशिएंट 1, इसका स्क्वायर, b स्क्वायर, b की वैल्यू है y का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू है z का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, देखो यदि हम जो है ना फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 14/3। फिर हम यदि सेकेंड टर्म को और लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा -2/3। फिर यदि हम थर्ड टर्म को और लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू मिलेगी 1/3। तो यहां से हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा fp का 14/3 -2/3 1/3, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। फिर यदि हम बात करें इमेज पॉइंट की, आईपी की, x डैश, y डैश, z डैश, इसकी बात करें तो यहां भी सेम चीज है, x डैश माइनस x1 की वैल्यू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a, x का कोफिशिएंट कितना 1, फिर इक्वल टू y डैश माइनस b और x डैश क्या हो जाएगा, बोलो y डैश माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना b की वैल्यू है y के कोफिशिएंट -1। सेम जो है ना यहाँ पे z डैश माइनस z1 की वैल्यू 4 और यहाँ पे क्या है बोलो z का कोफिशिएंट -1 लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ -1 लिए थे, यहाँ -2 लेना है, ठीक है, और इसको प्लेन को क्या करना है, पास करवा देना है इस पॉइंट से। तो x की बदला में हो जाएगा 1, y की बदला में हो जाएगा 3 और z की बदला में क्या हो जाएगा 4 और यहाँ -5 है तो -5, डिवाइडेड बाई बोलो a स्क्वायर, a होता है x का कोफिशिएंट मतलब +1 का स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर, b होता है y का कोफिशिएंट -1 है उसकी स्क्वायर होगी, फिर हो z स्क्वायर, z होती है मतलब c स्क्वायर, z का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं
जो है ना पहला टर्म और लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू आएगी जो 25/3 आएगी। दूसरा टर्म और लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो वाई डैश की वैल्यू आएगी जो -13/3 आएगी। और तीसरा टर्म और लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो जेड डैश की वैल्यू आएगी जो क्या आएगी बोलो -10/3 आएगी। यहां से हमें आईपी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट 25/3 -13/3 और -10/3। ठीक है, ये मिल जाएगी। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे की ओर। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अब यह है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट आपको गिवन है ए x1, y1, z1। ठीक है, इस पॉइंट से हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए किसी प्लेन में। ठीक है, कहाँ चाहिए? फ्रॉम द प्लेन या अबाउट द प्लेन। ठीक है, फ्रॉम द प्लेन यहां लिख लो, यहां पे होगा फ्रॉम द प्लेन, मतलब जो है ना एक पॉइंट से प्लेन के बीच की दूरी। ये मान लो पॉइंट है x1, y1, z1। ठीक है, इस पॉइंट से हमें इस प्लेन का इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू q। इस जो है ना पॉइंट से इस प्लेन के बीच की जो दूरी है ये उसको लेट कर लेते हैं p। अब हमें इस p की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? इस p की वैल्यू चाहिए। एसी पर अति करो, काहे कर रहा है उसको, छोड़ दो, बाद में चेंज कर देते हैं। हाँ, इधर ध्यान दो। तो ये क्या चाहिए हमें? p की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से लेके इस प्लेन के बीच की। तो इस पॉइंट से लेके इस प्लेन के बीच की दूरी लेट कर लेते हैं कि ये p है। अब इस p की वैल्यू चाहिए, तो इस p की वैल्यू हम क्या करें यहां से समझ लो। अब यहाँ पे जो है ना जो OA गिवन है, ए पॉइंट गिवन है ना, इसका पोजिशन वेक्टर के रूप में लिखे तो OA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये होगा। इसी OA वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर। तो इसको लिखना क्या है? देखो P इक्वल टू A वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस Q। इस Q को लेफ्ट की तरफ ले ले तो क्या हो जाएगा? माइनस Q डिवाइडेड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है P की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन से लेके पॉइंट तक की बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये होती है p इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस q। इसकी मोड है, मोड मतलब डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां से सॉल्व देखो, यदि हम इसका एग्जांपल समझने का प्रयास करें तो एग्जांपल क्या है? यहां पे एक पॉइंट गिवन है a जो है 1, 2, 3। इसकी यदि हम पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखे तो OA वेक्टर, इसको हम A वेक्टर लिख सकते हैं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमें यहां से A वेक्टर की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है समझ लो। अब हमें यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन गिवन है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, क्या है समझ लो। इस r वेक्टर को रिप्लेस कर देना है A वेक्टर से। आर वेक्टर को क्या करना है? रिप्लेस कर देना है ए वेक्टर से, और इस 5 को लेफ्ट की तरफ ले लेना है। क्या ले लेना है? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और इसका मोड ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है एन वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। उसको डिवाइड कर देना है एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और समझ लो पी के वैल्यू क्या बोले हैं? आर वेक्टर को रिप्लेस कर दिए ए वेक्टर से, जो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इससे रिप्लेस कर दिए। इसके बाद करना क्या है समझ लो। इसके बाद यहाँ पे एन वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इसको सेम रखे। माइनस इस 5 को क्या करें? लेफ्ट की तरफ ले ले तो -5 हो जाएगी या -5 हो जाएगी। अब इसका होल मोड ले ले और इसको डिवाइड कर दे एन वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी क्या ले ले? मैग्नीट्यूड। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले ले, मल्टीप्लाई कर लो। देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इस दोनों का क्या लेना है? ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं आई के कोफिशिएंट से। आई का कोफिशिएंट कितना? 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्या बनेगा? 3। जे के कोफिशिएंट 2 को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है 2 से, 4 बनेगा। के का कोफिशिएंट 3, इसको मल्टीप्लाई करना है के कोफिशिएंट -1 से, तो क्या होगा? -3। और यहाँ पे ये -5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो? इसका मैग्नीट्यूड
रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या होगा जे का कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर 4, फिर के कैप का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर +1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/√14, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। ये क्या बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। ये किस फॉर्म में गिवन था? वेक्टर फॉर्म में। प्लेन का इक्वेशन यदि वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यदि प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ax + by + cz + d ये गिवन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आओ, यहाँ पे पॉइंट गिवन है x1, y1, z1 और ये प्लेन की इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। ये कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन की। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, समझ लो। यहाँ पे करना क्या है, इस प्लेन को पास करवा देंगे इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट है x1, y1, z1, इसका मतलब जहां पे प्लेन में x है वहां x1 होगी, जहां y है वहां पे क्या हो जाएगी y1, जहां z है वहां पे क्या होगा z1। ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है रूट अंडर, ठीक है, a² + b² + c²। a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर a² + b² + c²। ये होती है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू। अब सेम यदि हम एग्जांपल ले तो एग्जांपल यहां पे पॉइंट है 1, 2, 3। इसका मतलब x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 3। अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन है 3x + 2y - z = 5। ये है प्लेन की इक्वेशन। तो करना क्या है समझ लो, इस प्लेन को पास करवानी है इस पॉइंट से। इसका मतलब 3x बदल जाएगा, बोलो x1 से, x1 की वैल्यू 1, बोलो 2y बदल जाएगा y1 से, y1 की वैल्यू 2, फिर क्या है बोलो z किससे बदल जाएगा? z1 से 3 माइनस, इसको क्या करेंगे लेफ्ट की तरफ ले ले तो माइनस, इसका मॉडुलस ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय a², a की वैल्यू है 3, 3 के स्क्वायर 9, b², b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर z की मतलब c की वैल्यू कितना है -1, इसकी स्क्वायर क्या होगा +1। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 1/√14 जो है ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √14। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच की जो है एंगल के बारे में बात करेंगे, टू प्लेन के बीच के एंगल के बारे में। लेट कर लेते हैं कि दोनों प्लेन, ये P1 है r⃗.n1 = Q1 और दूसरा प्लेन है r⃗.n2 = Q2। इस दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा एंगल है। इस दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो यहां से जो है ना यहां पे n1 वेक्टर फर्स्ट प्लेन की नॉर्मल वेक्टर और जो है ना n2 वेक्टर सेकंड प्लेन की नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ पे यदि cos थीटा का वैल्यू हम सॉल्व करना चाहे तो cos थीटा का वैल्यू होती है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड। करना क्या है समझ लो, पहले वेक्टर का, पहले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, उसको डिवाइड कर देना है पहले वेक्टर के नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से और दूसरे वेक्टर के नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से, तो बनता है ये cos थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू बनता है? ये cos थीटा का। अब यदि हम sin थीटा का वैल्यू सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे जहां पे हम डॉट लेते थे वहां पे क्रॉस लेना है, डॉट की जगह क्या लेना है? क्रॉस, क्योंकि जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी होती है? साइन रेशियो होती है। कौन सी रेशियो होती है? साइन। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा होती है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सोचो, केस फर्स्ट कहती है कि जब क्या हो जाए प्लेन्स परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 cos 90 0, इसका मतलब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब जब हम मान लो सेकंड केस क्या होगा? जब पैरेलल हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी? पैरेलल होगी तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब 0 और 180 होगा तो क्या हो जाएगा? साइन 0 0, साइन 180 भी 0, इसका मतलब n1 क्रॉस n2 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर इक्वल टू 0। ये केस सेकेंड बनेगा। कब बनेगा? जब पैरेलल हो। ठीक है, और वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो। किसकी फॉर्म में गिवन हो? वेक्टर की फॉर्म में। जब प्लेन के इक्वेशन वेक्टर की फॉर्म में दोनों गिवन हो, फर्स्ट प्लेन के भी सेकंड प्लेन की भी।
अब बात करते हैं कि प्लेन का इक्वेशन यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो कैसे एंगल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये पहली प्लेन की इक्वेशन है। दूसरी प्लेन की इक्वेशन है p2 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये दूसरी प्लेन की इक्वेशन है। अब दोनों के बीच का एंगल लेट कर लेते हैं कि ये सपोज थीटा है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब इस थीटा का वैल्यू सॉल्व करना है हमें, तो इस थीटा का वैल्यू सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, तो cos थीटा यहां से सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा यदि हमें सॉल्व हो जाएगा तो थीटा को एज इट इज रखेंगे, cos को पलट देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व ऐसे। तो ये होता है, देखो इसके डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, और दूसरी प्लेन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। अब करना क्या है, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस b1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस c1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइन से क्या कर दे, या इसके मान लो फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल का है उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन रेशियो को क्या करेंगे, रूट में, रूट अंडर पहला का स्क्वायर दूसरा तीसरा का स्क्वायर, फिर दूसरा जो प्लेन है उसके क्या ले लेंगे डायरेक्शन रेशियो और स्क्वायर करके रूट के अंदर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये मिलेगा हमें cos थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू मिलेगा, cos थीटा का। अब यदि मान लो इस केस में यदि जो है ना प्लेन्स परपेंडिकुलर हो जाए, सोचो, तो थीटा का वैल्यू 90, यदि थीटा का वैल्यू 90 इसका मतलब cos 90 0, cos 90 0 हो जाएगा, इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। अब यदि प्लेन क्या हो, पर पैरेलल होगी तो सेम कंडीशन, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा। अब यहाँ यदि 0 और 180 बनता है तो यहाँ पे बनता है a1 रेशियो a2, a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2, बराबर होना चाहिए c1 बाई c2। इसका मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, और आज के लिए इतना जो है ना पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो नोट कर लिए। अब ये इसी पर बेस्ड जो है ना एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, उसी पर आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन गिवन है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकंड प्लेन की इक्वेशन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, ये सेकंड प्लेन की इक्वेशन है। तो हमें पता है क्या, यहाँ पे फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, n1 वेक्टर हो जाएगी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे, n1 वेक्टर क्या हो जाएगी, बोलो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड ले ले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 50, उसको सॉल्व करेंगे तो 5 रूट अंडर 2 होगा, ठीक है। इसके बाद n2 वेक्टर, सेकेंड जो प्लेन है इसकी नॉर्मल वेक्टर क्या होगी, इसकी नॉर्मल वेक्टर जो r वेक्टर डॉट के साथ होता है तो क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगी n2 वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकंड प्लेन, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, बोलो i का कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर 4, j का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर +1 होगा, और k का कोफिशिएंट 2, उसका स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 9 का रूट होता है 3। अब यहां से हम दोनों को डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर ले। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, मींस i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे i के कोफिशिएंट के साथ, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ। तो बोलो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, 4 को -1 से -4, 5 को 2 से 10, टोटल बनेगा आपका 12। क्या बनेगा, 12। अब आपको फार्मूला पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबका वैल्यू रख दो, n1 डॉट n2 का वैल्यू 12, ठीक है। n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 रूट अंडर 2, n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, यहां से 3 से कैंसिल कर लीजिए 4, तो क्या बनेगा 4/5 रूट अंडर 2। अब यहां से ये cos थीटा का वैल्यू बन रहा है 4/5 रूट अंडर 2, थीटा का वैल्यू निकाल ले तो cos इनवर्स 4/5 रूट अंडर 2, ये बन जाएगी थीटा का वैल्यू, ठीक है। ये इसका मतलब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये बनेगा आपका दोनों प्लेन के बीच का एंगल। अब यदि यही इसी मान लीजिए एंगल को, यदि इक्वेशन प्लेन का
इक्वेशन यदि आपको गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 3x + 4y + 5z - 4 = 0, ये पहली प्लेन की इक्वेशन है, फर्स्ट प्लेन की। दूसरी प्लेन की इक्वेशन है 2x - y + 2z + 1 = 0, ये दूसरी प्लेन की इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल पहला प्लेन को लिख लेना है, जैसे a1 b1 c1। फर्स्ट प्लेन का a1 होता है x का कोफिशिएंट जो 3 है, b1 होता है y का कोफिशिएंट बोलो जो 4 है, c1 होता है z का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 5 गिवन है। फिर सेम हम क्या करेंगे, दूसरा जो प्लेन है उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। इसके जो नॉर्मल है प्लेन की उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बोलो, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है -1, z का कोफिशिएंट कितना है 2। तो ये हम लिख लेंगे जो इस प्लेन का सेकंड प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो है ना नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। इसका मतलब हमें मिल गया यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2। a2 b2 c2 है डायरेक्शन रेशियो सेकंड प्लेन की, किसकी, सेकंड प्लेन की। अब हमें cos थीटा का वैल्यू पता है, क्या पता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √a1² + b1² + c1², फिर यहाँ पे इंटू √a2² + b2² + c2²। अब यहां से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 3 × 2, ठीक है, इसके बाद b1 b2 बोलो 4 × -1, फिर है c1 c2 5 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 3 × 2 6, 4 × -1 -4, 5 × 2 क्या होगा 10, डिवाइडेड बाय क्या होता है a1², a1 की वैल्यू 3 प्लस b1², b1 की वैल्यू 4 प्लस c1², c1 की वैल्यू 5 इंटू बोलो a2², a2 के वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है, b2², b2 के वैल्यू -1 इसका स्क्वायर, c2², c2 के वैल्यू है 2 उसकी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 12, नीचे बनेगा जो है ना 50 बनेगा, इसको लिखेंगे 5 √2 और ये 9 बनेगा, इसको लिखेंगे √9 का क्या होगा 3। अब 3 से कैंसिल कर लेंगे 4, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू 4/5 √2। अब इसको थीटा का वैल्यू सॉल्व करें तो cos इनवर्स 4/5 √2। ये बनती है फाइनली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो है ना चैनल को क्या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।